नमस्ते स्टूडेंट, आइए आज हम चर्चा करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 9th क्लास के लिए। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे अणु और परमाणु। एटम एंड मॉलिक्यूल्स। परमाणु एवं अणु हमारे चैप्टर का नाम। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था कि अणु क्या होता है और परमाणु क्या होता है और किस तरह से तत्वों के अणु और परमाणु बिहेव करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि यौगिक किस प्रकार से बनते हैं। जब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु रासायनिक संयोजन द्वारा या रासायनिक संयोग द्वारा ठीक है अणुओं का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार बने अणुओं का समूह है यौगिक कहलाता है। दूसरे शब्दों में यदि मैं बात करूं तो ये जब हटा दो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु रासायनिक संयोग द्वारा यौगिक के अणु बनाते हैं या यौगिक के अणुओं का निर्माण करते हैं। शॉर्ट में ये हो गया और फुल मैंने डेफिनेशन ऐसे लिखी। तो यौगिक क्या होते हैं? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु रासायनिक संयोग करके यौगिक बनाते हैं। ये शॉर्ट परिभाषा भी हम बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि किस तरह से परमाणु है वो संयोग करते हैं और किस तरह से वे परस्पर अणु बनाते हैं और किस तरह से संयुक्त होते हैं। देखो, यौगिक का नाम सबसे पहले लिखूंगा, यहाँ यौगिक लिखूंगा, 2-3 यौगिक लेकर अपन बात करते हैं। और संयोग कौन कौन से तत्वों का होता है वो भी बताएं। संयुक्त तत्व कौन कौन से होते हैं? और उनका द्रव्यमान अनुपात जो मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि द्रव्यमान अनुपात क्या और किस प्रकार होता है। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट में मैं लिखता हूं जल। जल एक यौगिक है, किसके द्वारा बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
अब इनका अनुपात क्या होता है? 1:8। ये द्रव्यमान अनुपात है, सरल अनुपात नहीं। सरल अनुपात कुछ और होता है, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी आपको मैं आज बताऊंगा। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे अमोनिया। दूसरा यौगिक लिया हमने अमोनिया। अमोनिया में एक तो होता है हमारे पास नाइट्रोजन, और एक होता है हाइड्रोजन। ठीक है, एक बार समझ में, वो होता है 14:3। अमोनिया NH3 होता है, तो होता है 14:3। कौन? द्रव्यमान अनुपात। उसके बाद हमें दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें एक तो कार्बन होता है और एक ऑक्सीजन होता है। और इनका जो द्रव्यमान अनुपात है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, तो कार्बन का भार 12 होता है और ऑक्सीजन का O का 16 होता है। ठीक है ना, तो 2O हो गए, कितना होगा? 32। 4 का भाग जा रहा है इसमें, तो 3:8 इसे 8 हो गया। ये सरल अनुपात नहीं है, इसे काटने को सरल नहीं बोलते हैं। किसको सरल बोलते हैं? गणित की भाषा में सरल करना यानी काट देना, किसी एक पहाड़ से भाग लगा देना सरल करना कहलाता है। पर यहाँ पर सरल अनुपात कुछ और होता है, वो नेक्स्ट स्टेप में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये हो गया 3:8। तो देखिए, इस प्रकार मैंने आपको 3 यौगिकों के नाम लिख बताए हैं, और वे तीनों यौगिक किस प्रकार से कौन कौन से तत्वों के संयुक्त होने से या संयोजन होने से या रासायनिक संयोग से बनते हैं, उनके नाम बताएं, और उनका द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, द्रव्यमान अनुपात आपको निकालना आई, सरल अनुपात आपको निकालना आए, द्रव्यमान संख्या आपको याद होनी चाहिए, परमाणुओं का, तत्वों का क्रमांक आपको याद होना चाहिए, उनका भार आपको याद होना चाहिए, तब जाकर आप इन सबको याद कर पाओगे। मेरी एक अपील है सबसे, यदि आपको अब आगे के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी यहाँ पर ये द्रव्यमान ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है, द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है, संयोजकता ज्ञात करनी है, या उन तत्वों के प्रतीक, उन यौगिकों के प्रतीक क्या होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, यदि ये सब जानना है तो आपको स्टूडेंट सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि तत्वों के प्रतीक आपको याद होने चाहिए। दूसरा, उनका क्रमांक आपको याद होना चाहिए। तीसरा, उनकी जो द्रव्यमान संख्या है वो आपको याद होनी चाहिए। आज अभी टाइम इसमें वीडियो में रहेगा, तो मैं आपको आज वरना नेक्स्ट वीडियो में ये सारी एक टेबल भी बनाकर दूंगा, जिसकी सहायता से आप याद कर सकते हैं। वो याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छी सुविधा होगी कि किस तरह से आप तत्वों के प्रतीक, उनका क्रमांक, क्रम संख्या और उनकी द्रव्यमान संख्या को याद करें, इस प्रकार से उसे देखें। आइए पहले आज इस टॉपिक पे चलते हैं। जब अपन तत्वों के, यौगिकों के नामकरण पे चलेंगे तो मैं आपको वो सारी टेबल बताऊंगा और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। आइए, इतनी बात आपको समझ में आई होगी, अच्छी तरह देखिए बोर्ड पे। फिर आगे जब बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स कि जो भी तत्व है वो रासायनिक संयोग तो करता है, और रासायनिक संयोजन में अलग अलग तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं, उसमें संयोग करने का गुण होता है। पर वो संयोग करता है तो उसके द्रव्यमान संख्या में और उसके अनुपात में क्या फर्क होता है, देखिए। मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं। पहले अपन जल की बात कर लेते हैं। जल की बात करें
तो जल में हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पहले तो हम द्रव्यमान की बात कर लें और इसे द्रव्यमान अनुपात भी बोल देते हैं। वो 1:8 होता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको पढ़ाया था, अभी भी मैंने लिखा है। दूसरा है अपने पास परमाणु का, एक्चुअली में उसके परमाणु का द्रव्यमान कितना था वो भी अपन देख लेते हैं। ओके, थर्ड है हमारे पास कॉलम कि एक अनुपात, सरल अनुपात जो अपन ज्ञात करते हैं, उसका सूत्र होता है द्रव्यमान अनुपात भाग परमाणु का द्रव्यमान। ये सरल अनुपात ज्ञात करने का सूत्र होता है। हम बात यहां जल की कर रहे हैं। जल का जो अणु होता है H2O बोलते हैं उसे, और सिंपल भाषा में पहले एक्सप्लेन करता हूं फिर वहां चलेंगे। हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। एक अपन ने परमाणु लिया है तो उसका भार 1 है, हमने परमाणु लिए 2, तो हाइड्रोजन का इस यौगिक में जो योगदान है वो 2 का हो गया, ऑक्सीजन का 16 का हो गया। इसे हम 2 के पहाड़े से काटते हैं तो 1:8 ये द्रव्यमान अनुपात आ जाता है। तो द्रव्यमान अनुपात आया 1:8 जो मैंने लिख दिया। परमाणु का एक्चुअली में द्रव्यमान मैंने बताया कि हाइड्रोजन परमाणु का, एक परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। और ऑक्सीजन का कितना होता है, कितना होता है 16 होता है, यहाँ 16। परंतु यहाँ 1 में क्या करूंगा मैं कि हाइड्रोजन के यहाँ परमाणु 2 काम में आते हैं, इसलिए टोटल वजन इसका, टोटल भार हो गया इसका 2, और यहाँ 16 एक ही ऑक्सीजन का परमाणु काम में आता है, इसलिए 16 रहेगा। यानी जल, हम H2O के एक अणु, H2O जल एक यौगिक है, उस यौगिक के एक अणु में संयुक्त जो परमाणु हैं उनके सरलतम अनुपात की गणना कर रहे हैं। तो हम जल की बात कर रहे थे, जल बोले तो H2O यहां लिख देता हूं। यहां सरलतम, सरल लिखा मैंने, सरलतम अनुपात की गणना कर रहे हैं हम, सरलतम अनुपात। ओके, अब इस सूत्र को काम में लो। इस सूत्र के अनुसार द्रव्यमान अनुपात ऊपर आएगा और परमाणु का द्रव्यमान जो है वो नीचे आएगा। टोटल आ गया 1/2। आ रही बात समझ में, आई बात समझ में। पर केवल हम एक परमाणु की बात करते हैं, तब हम यहाँ पर केवल एक परमाणु का ही द्रव्यमान काम में लेंगे। ये मैंने लिखा आपको, टोटल हो गया 2, पर एक्चुअल में हम काम में लेंगे तो एक ही परमाणु का द्रव्यमान, जो हम परमाणु द्रव्यमान काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों, दो मैंने बताया, मैं अभी आपको समझाया था कि 2 हाइड्रोजन परमाणु है तो टोटल योगदान 2 का हुआ। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 की, और यहाँ पर भी फिर 1/1, रिजल्ट आया हमारे पास 1। चलो यहाँ लिख देंगे। यहाँ बात करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या है, क्या योगदान है इसका, उसको देखिए कि जो द्रव्यमान अनुपात है वो कितना था 8, और उस परमाणु का द्रव्यमान कितना है, एक परमाणु। यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु काम में आ रहे हैं तो 2 नहीं लिखा, हाइड्रोजन में एक परमाणु का द्रव्यमान कितना वो लिखा जाएगा। ऑक्सीजन का एक ही काम में आ रहा तो 1 का लिखेंगे, तो यहाँ डायरेक्ट हम 16 भी लिख सकते हैं।
एक परमाणु तो मैंने आपको दर्शाया था कितने परमाणु काम में आ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ 8/16 हो गया, 1/, इन दोनों का अनुपात निकालते हैं तो वो आता है 2:1। समझ में आ गई? तो जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो सरलतम अनुपात होता है वो 2:1 के बराबर होता है। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि आयन क्या होते हैं। आयन के बारे में बात करें, सबसे अच्छा टॉपिक है। जब 2 या 2 से अधिक प्रकार की परमाणु मिलकर यौगिक बनाते हैं तो वहां पर आयनों की भूमिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आयन क्या होते हैं, आयन किसे कहते हैं। आयन वे आवेशित परमाणु होते हैं, आयन वे आवेशित परमाणु होते हैं जिन पर नेट आवेश विद्यमान होता है। आयन वे परमाणु और परमाणु का समूह भी हो सकता है। जब परमाणुओं का समूह होता है तो वे बहुपरमाणु आयन कहलाते हैं, और जब एक ही परमाणु होता है तो उसे हम एकल परमाणु आयन कहते हैं। आयन की परिभाषा सुनिए, आयन क्या होता है। आयन एक आवेशित परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। वह नेट आवेश पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। दोनों एक साथ नहीं होते। और जिन आयनों पर पॉजिटिव आवेश पाया जाता है धन, इसे शॉर्ट में प्लस और आई भी लिखते हैं, ठीक है, प्लस आई, ये पॉजिटिव, इन पे धन आवेश होता है या पॉजिटिव आवेश होता है, उन्हें धनायन, या केटायन कहते हैं। फर्स्ट में इन्हें केटायन बोलते हैं, से पननसिट करेंगे केटायन, धनायन कहलाते हैं। तथा जिन आयनों पर
ऋण माइनस लगाओ, ठीक है, और IVE लिखो, नेगेटिव आवेश पाया जाता है। उन्हें ऋणायन या एनायन कहा जाता है। ओके, धनायन की बात करें तो Mg मैग्नीशियम का 2+ होता है। ऋणायन की बात करें तो Cl माइनस, इस तरह से लिखा है। ये ऋणायन है, एनायन है, और एक कैटायन है जो पॉजिटिव आवेश रखते हैं। अब स्टूडेंट्स आगे देखें हम कि कुछ आयनिक यौगिक कौन कौन से होते हैं और उनमें द्रव्यमान का अनुपात क्या क्या होता है, कौन कौन से उनके घटक होते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़े हैं। तो देखिए, आयन के बारे में देख लिया होगा आपने, चित्र समझ में आया होगा। देखो, कुछ आयनिक यौगिकों की सारणी आपको बताता हूं। हालांकि बुक में पढ़ी है सारणी, आप देख सकते हैं, पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं किस तरह से ये है। और जो संगठक तत्व कौन कौन से हैं उनकी बात करें, और उनका वहां पर द्रव्यमान अनुपात क्या है, योगदान कितना है, उसकी बात करें। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले नाम हमें दिया गया है कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, सबसे पहला नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड में हमारे पास कैल्शियम और ऑक्सीजन दो घटक होंगे। एक तो कैल्शियम होगा और एक ऑक्सीजन होगा। ठीक है, आप द्रव्यमान हम अनुपात की बात कर रहे थे, तो कैल्शियम का जो कैल्शियम ऑक्साइड CaO ऐसे लिख जाता है। कैल्शियम का द्रव्यमान संख्या 40 होती है, इसकी 16 होती है। इनको 4 के पार्ट से काटेंगे तो 5:8 हो जाएगा। सॉरी, 8 के पार्ट से काटेंगे तो 5:2 आ जाएगा। तो इनका द्रव्यमान अनुपात हो गया 5:2। तकलीफ है कोई? इस तरह से ये मैंने कैलकुलेट किया है। किसी आयनिक यौगिक का रासायनिक संगठन, संगठक तत्व और द्रव्यमान अनुपात इस प्रकार से ज्ञात है। ये नहीं बेटा, ये रखें। आगे देखिए, सेकंड हमें, ये फर्स्ट था, सेकंड हमें गिवन है, वो है मैग्नीशियम सल्फाइड। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फाइड में एक तो मैग्नीशियम होता है और एक सल्फर होता है।
ठीक है। इन दोनों की हम बात करें तो इनका जो द्रव्यमान संख्या है वो 3:4 है। वो कैसे है वो भी आपको एक्सप्लेन करते हैं। उसमें क्या है, इसका जो संगठक सूत्र होता है वो Mg(S) होता है। मैग्नीशियम का द्रव्यमान भार, जो भार है वो 24 होता है, सल्फर का 32 होता है। 8 के पाड़े से 8 या 24, 8 जो 32। इस तरह से हमने इनका द्रव्यमान अनुपात ज्ञात किया। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड जो है वो दिया है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl। सोडियम का 23 होता है परमाणु भार, पर क्लोरीन का 35.5 होता है। ये आगे सरलतम रूप में नहीं जाएगा तो 23:35.5 ही से लिख दिया जाता है। इस प्रकार कुछ आयनिक यौगिक जो हैं उनके संगठक हैं और द्रव्यमान अनुपात मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और कैसे है वो मैंने आपको बताया। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छी तरह पढ़ें, मेहनत करें, होमवर्क जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।